हुंडई की बेस्ट सेलिंग कार जो कि i10 है, जो अगर आप अपने घर खरीद के ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7,90,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसमें से आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, यह टोटल वैल्यू का 7,90,000 का टोटल वैल्यू का 3,10,000 यानी टोटल वैल्यू का 39% टैक्स आपको देना होता है। अभी तो मैंने भारत की मोस्ट सेलिंग फैमिली एसयूवी कार के बारे में बात की ही नहीं है, जिसका नाम है क्रेटा। ये हुंडई क्रेटा खरीदते हैं, इसका टोटल वैल्यू का आपको 54% टैक्स देना होता है। मतलब अगर आप 100 रुपया का खरीदते हैं तो उसके लिए 54 रुपया आपको सरकार को टैक्स देना होता है, यानी गाड़ी के दाम के आधे से ज्यादा कीमत। क्रेटा और i10 में इतना ज्यादा टैक्स डिफरेंस क्यों है? i10 में मैंने आपको बताया 39% देना रहता है और वहीं क्रेटा में 54% देना रहता है, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की नजर में ये जो क्रेटा को आप लोग एसयूवी बोलते हैं, ये एक्चुअल में एसयूवी है नहीं। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि अगर आप हुंडई क्रेटा खरीदते और ये अगर एसयूवी होती तो आपको कुल मिलाकर के 60% टैक्स देना होता गवर्नमेंट का। मतलब अगर आप 100 रुपया का खरीदते हैं तो उसे 60 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ता। अब आप पहले ये जान लीजिए कि मार्केट से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी देना रहता है, यानी रूल्स एंड सर्विस टैक्स देना रहता है। अभी फिलहाल जीएसटी के 4 स्लैब बने हुए हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% आता है। 5% में ऐसे सामान आते हैं जो आपके डेली यूज में काम देते हैं। मतलब एक इंसान के डेली यूज में जितने भी सामान का जरूरत पड़ता है उसमें आपको 5% टैक्स लगता है, जैसे कि चाय पत्ती हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, कोलगेट हो गया, एलपीजी गैस हो गया, एडिबल ऑयल हो गया जिसमें सरसों तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें आती है। और 28% स्लैब ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्लैब में आता है, जो कि गवर्नमेंट के नजर में ये एक लग्जरी स्लैब के रूप में देखा जाता है, जिसमें आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया या फिर कार हो गई। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं 28% बोल रहा हूँ जीएसटी, तो ये तो कम हो गया है ना। लेकिन एक्चुअल में यह धीरे धीरे आगे जानेंगे कि ये आगे जाकर के 60% कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग जीएसटी के बारे में जानते हैं। ये जीएसटी जो आई थी या 1 जुलाई 2017 को आई, उससे पहले इंडिया में कई सारे टैक्सेस होते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड टैक्सेस भी कहते हैं, ऑक्सट्रॉय टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स और बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे। जीएसटी आने के बाद प्लान यह था सरकार की कि जितने भी ये छोटे मोटे टैक्स हैं, जितने भी ये अलग अलग टैक्स है, सबको एक साथ कंबाइन कर दिया जाए और इसे जीएसटी के अंतर्गत में ले आया जाए। पर इसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सरकार को फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जब पहले ये टैक्स था जो कि जीएसटी नहीं आया हुआ था, उससे पहले कार में जो लग रही थी वो 42% टैक्स लग रही थी। लेकिन अभी ये जीएसटी आने के बाद ये टैक्स सीधा सीधी कन्वर्ट होकर के 28% आ गया। मतलब लग्जरी आइटम में आ गया तो ये घट करके 28% आ गया, 42% से 28% आ गया। तो सरकार को तो यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान का झेलना पड़ रहा था। सरकार अगर नुकसान झेलेगी, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार चलेगा कैसे? तो सरकार ने यह दिमाग लिया कि जो घाटा जो है सरकार को जीएसटी आने से कारें से हो रही थी, कार के बिक्री होने से जो हो रही थी, 42% से सीधा 28% हो रहा था, उसमें जो है अलग से एक सेस लगा दिया गया। एक ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है। सेस लगने से क्या हो गया कि जो जीएसटी में होने वाला घाटा था उसे जो है सेम जो है बढ़ा कर दिया गया, और जो पहले 44% था उसको बढ़ा करके लगभग 50% ले आया गया। ये सेस भी अलग अलग गाड़ियों पर अलग अलग लगती है। मतलब एसयूवी पर अलग लगती है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज पर अलग लगती है, जो मिनी कार्स होते हैं जैसे कि ऑल्टो हो गए, नैनो हो गए या फिर i10 हो गए, ये सभी पर अलग सेस लगता है। तो इसका कैटेगरी अलग अलग है। अब ये सेस का भी फंडा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सरकार बोलती है कि हमारे रोड जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रोड में होते हैं, तो इसके लिए मैं जो एसयूवी होते हैं जो कि 4 मीटर से ज्यादा लंबी होती है, उसके लिए मैं अलग से सेस लूंगा। जो 4 मीटर से नीचे हैं उनके लिए अलग से सेस लूंगा। तो फाइनली यह डिसाइड किया गया कि जो गाड़ियां 4 मीटर से कम लंबी है उनमें मात्र 1% ये टैक्स लगेगा, और वहीं जो 4 मीटर से लंबी गाड़ियां हैं जिसको हम लोग एसयूवीज कहते हैं, उनमें जो है वह सेस डायरेक्टली बढ़ करके 22% लगेगा। तो ये कैलकुलेट कीजिए कि कार जो है जिसका एसयूवी है, जिसका अभी जीएसटी लग रहा है 28% और इसमें सेस लगा दिया जाए 22%, तो यह फाइनली जोड़ करके लगभग 50% आपका टैक्स हो जाता है। अब आप जब भी आप शोरूम जाते हैं तो आपको ये दोनों टैक्स को जोड़ करके बताया जाता है। जो भी आपको प्राइस रहता है आपका गाड़ी का, वह ये दोनों टैक्स जो है ये इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे कि हुंडई का i10, हुंडई का i20, टाटा नेक्सॉन, वेन्यू, ये सारी कारें जो है वो 4 मीटर से कम लंबाई में आती है। ये सबको जानबूझ के ऐसा किया गया है। इनफैक्ट हुंडई और किया ने तो इसको स्ट्रेटेजिकली भी इंप्लीमेंट किया है। हुंडई की मोस्ट सेलिंग कार क्रेटा है और वहीं किया की मोस्ट सेलिंग कार किया
सेल्टोस है। दोनों की इसमें लेंथ की अगर बात किया जाए तो दोनों 4.3 मीटर है। दोनों की लेंथ जो है वो 4.3 मीटर लगभग है। और इसमें अगर बात किया जाए ये तो 4 मीटर से लंबी कार है। इसके बाद हुंडई ने एक वेन्यू निकाली, एक कार है जिसका नाम है वेन्यू, वो निकाली जिसका टोटल लेंथ 3995 मिलीमीटर है। लेकिन फीचर्स का अगर बात देखा जाए तो यह क्रेटा से सेम फीचर बिलोंग करती है। जो क्रेटा में फीचर रहती है वह सारा फीचर लगभग ये हुंडई वेन्यू में अवेलेबल है। लेकिन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार में देखा जाए तो ये 4 मीटर से छोटी कार है, मतलब 3 मीटर 995 मिलीमीटर है। किया ने भी सेम राजनीति खेला। किया ने भी किया सेल्टोस के सेम कॉपी पेस्ट किया सोनेट के नाम पर एक कार निकाली जिसका सेम लंबाई 3.95 मीटर है। मतलब ये भी कार सिर्फ 4 मीटर से हल्का सा छोटी है, जो कि टैक्स स्लैब से बच जाती है। और फाइनली इसमें जो सारे फीचर किया सेल्टोस के किया सोनेट में डाल दिया जाता है। तो इसमें जो है सेलर को भी टैक्स से बेनिफिट मिल जाता है और कस्टमर को भी सेम फीचर वाली गाड़ियां जो है वो थोड़े कम प्राइस में मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा सेलर को होती है। इस हुंडई और किया जो है इसका कार का मार्जिन सेम होता है, बस खेला जाता है तो किसमें, टैक्स में खेला जाता है। देखिए हर पेट्रोल या डीजल कार है जिसमें जीएसटी 28% लगता है और जीएसटी 28% लगने के बाद उसमें एक्स्ट्रा सेस लगता है। सेस का चार्ट जो है आप लोग को डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा। इसमें हाईएस्ट सेस जो लगती है वह एसयूवीज में लगती है, जो कि सरकार के अनुसार 4 मीटर से लंबी गाड़ियां जो एसयूवी के कैटेगरीज में आते हैं उन पर यह हाईएस्ट सेस लगता है। इंडिया की मोस्ट डिजायर्ड एसयूवी और मोस्ट वेटेड एसयूवी और मोस्ट यंग पर्संस ड्रीम्ड एसयूवी जो है वो हमारा है जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर आपके बगल से गुजर जाए तो एक बार जो है पलट के आप उस फॉर्च्यूनर को देख ही लेते हैं कि यहाँ से फॉर्च्यूनर जा रहा है। यहाँ पर आप बड़े बड़े नेताओं को भी फॉर्च्यूनर में ट्रेवल करते हुए जरूर देखे होंगे। तो फाइनली हम लोग उसी का बात करते हैं कि इस फॉर्च्यूनर में कितना टैक्स लगता है और फाइनली ये आपको जाकर के कितनी में मिलती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी बेस मॉडल उस कार को बोला जाता है जिसमें जो है सारी फीचर काट कूट के सिर्फ बॉडी का जो चेसिस रहता है उसमें कैबिनेट लगाया जाता है, मतलब वही कार रहती है, बस उसमें जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं और सेफ्टी फीचर जो है उनमें घटा दिया जाता है। तो बेस मॉडल जो होता है, बेस मॉडल इसका 33,40,000 रुपया इसका दाम है। इसमें आपका 9.4 लाख जीएसटी लगता है और 7.4 लाख एक्स्ट्रा सेस देना पड़ता है। बट यही फॉर्च्यूनर को खरीदने के लिए शोरूम से अपने घर लाने में आपको एक टैक्स और देना पड़ता है जिसका नाम है रोड टैक्स, जिसका हालत तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है। आए दिन भारत में कई लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और कारण सिर्फ एक ही रहता है, रोड का बुरा हाल। उसके बारे में हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल टॉपिक में वापस आते हैं। ये रोड टैक्स हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में अलग अलग रहता है। कहीं पर 15%, कहीं पर 16%, कहीं पर 20%। अभी झारखंड में शायद अभी का जो टैक्स स्लैब है वो है 16%। अगर आप एसयूवी कार खरीदते हैं तो लगभग 16% आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन भारत के बड़े बड़े शहरों में इसे 20% भी दिया जाता है और इससे ज्यादा भी दिया जाता है। तो हम लोग 20% मान के चलते हैं कि टैक्स स्लैब 20% है रोड टैक्स। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का वास्तविक प्राइस जो है आपको 40 लाख रुपया पड़ेगा, जिसमें जीएसटी, सेस और रोड टैक्स मिला करके आप कुल मिला करके सरकार को 23,50,000 रुपया दे रहे हैं। मतलब कार का टोटल 59% हिस्सा सिर्फ आप सरकार को दे रहे हैं। और सरकार बोलती है इस रोड टैक्स से वह राज्य के अंदर में जितने भी रोड हैं उनको वह मेंटेन करती है, उसे साफ सुथरा रखती है, उसे तौर तरीका से रखती है, उसमें टूट फूट होता है उसमें रिपेयरिंग करती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक नोटिस करने वाली है जो कि आप समझ लीजिए। आप जो कार खरीदते हैं उसमें एक शोरूम में जो प्राइस लिखा हुआ रहता है वह टोटल जीएसटी और जाकर के सेस मिला करके आपको देना रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्च्यूनर का बात करें तो जीएसटी और जो है सेस मिला करके आपको कार का टोटल वैल्यू 50% बढ़ जाता है, 50% टैक्स बढ़ जाता है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप शोरूम जाते हैं तो शोरूम वाले बोलते हैं कि आपका जो एक शोरूम प्राइस है ना, एक शोरूम प्राइस में मतलब ये सेस भी मिला हुआ है और ये जीएसटी भी मिला हुआ है, मतलब 28% और 20% मिला करके 50% हो गया। तो यह 50%, इस 50% बढ़ा करके इसमें 50% में भी ऊपर में आपका रोड टैक्स लगता है। मतलब समझ रहे हैं बात को, मतलब टैक्स के ही ऊपर टैक्स लग रहा है ना। आप लोगों ने तो अपना इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग सुना होगा कि मैं एसआईपी में लगा रहा हूं, कहीं पर फिक्स डिपॉजिट किया हुआ हूं, तो वहां पर पैसा बढ़ते जाता है और वही पैसा से फिर इंटरेस्ट बढ़ते जाता है ना, कंपाउंडिंग होते देखा होगा। लेकिन ये तो पहली बार खेला हो रहा है कि यहाँ पर टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब जीएसटी भी दिए और फिर सेस भी दिए और ये दोनों मिला करके जितना कुल पैसा आता है, गाड़ी का जो वैल्यू आता है, ये सब मिला करके जो है फाइनली हम 20% रोड टैक्स भी। चलिए ये तो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीदना है तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स का
का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। कई बार बहुत सारे कार कंपनी जो है अपने जो पार्ट्स जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, है ना, दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन लोगों को इंपोर्ट ड्यूटी देना रहता है, मतलब वहां पर भी इन लोगों को टैक्स देना रहता है। मतलब जितना प्राइस है वहां पर भी ये लोग एक्स्ट्रा टैक्स दे करके अपने पास लाते हैं। फिर यहाँ पर लाने के बाद जो है अपना जो इसको बेस्ट प्राइस बनाते हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट को जाकर के वो फाइनली 50% टैक्स देते हैं और जाकर के रोड टैक्स भी आपको अलग से देना पड़ता है। तो मतलब टैक्स जब बाहर से इंपोर्ट हुआ उस समय भी आपका पैसा टैक्स में गया। कई बार तो बाहर से जब सुपर लग्जरी कार जो विदेश में बनते हैं, बाहर देशों में बनते हैं, वो सब जब यहाँ पर नहीं मैन्युफैक्चर होते हैं, यहाँ पर लाने में कई बार तो लगभग 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। मतलब वहां के सरकार को, यहाँ के कार कंपनीज को उनको 100% टैक्स देना पड़ता है। इसलिए भारत में लग्जरी कारें इतनी ज्यादा महंगे आती है और इतने करोड़ों रुपये के आती है, एक्सेप्ट यूरोप एंड अमेरिका। वहां पर यही कारें जो है आप नेट में सर्च कर लीजिए, जो लग्जरी कार्स जो हैं, यही कार आपको यूरोप और अमेरिका में सर्च कर लीजिए तो वहां पर इसके सेम आधे दाम में आपको वहां पर कार मिलती है। चलिए हवा का बात खत्म करते हैं, लग्जरी कार से अब हम लोग उतर जाते हैं वापस, अब अपने औकात में आते हैं जिसका नाम है क्रेटा। क्रेटा का एक शोरूम प्राइस जो है वह 13,40,000 रुपया है, जिसमें एक शोरूम प्राइस है जिसमें सेस और जीएसटी इंक्लूडेड है, जोड़ा हुआ है। क्रेटा को अगर आप शोरूम में खरीदने के लिए जाते हैं तो इसका दाम आपको पड़ता है 13,40,000 रुपए, जिसको हम लोग एक शोरूम बोलते हैं। इसमें जो है आपका जीएसटी और सेस इंक्लूडेड है। इसके ऊपर आपको रोड टैक्स देना पड़ता है जो कि आपका 2,60,000 रुपया है, जिसकी वजह से क्रेटा का जो टोटल वैल्यू जो कॉस्ट का आ जाता है वह 8,60,000 रुपया हो जाता है। और कार की टोटल वैल्यू आपकी जो आ जाती है फाइनली वह 16 लाख रुपया आ जाती है। और यह आप दिमाग में डाल लें कि यह 16 लाख में 54% फाइनली यह पैसा सरकार के हाथ में जाती है। और सबसे बड़ी बात अभी बची हुई है, ये बात सबको दिमाग में जरूर कर लें, टैक्स यहीं पर खत्म नहीं होता है। यह क्रेटा कार खरीदने के लिए आपका कितना इनकम होना चाहिए, दिमाग में प्रेशर डालिए। अगर आप क्रेटा कार खरीद रहे हैं आपका कितना कमाई होना चाहिए जो कि आप क्रेटा कार खरीद लेंगे, ये बात ध्यान से सुनो। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप 16 लाख की क्रेटा खरीद रहे हैं तो आप 30% टैक्स स्लैब में आते होंगे। सरकार का जो है एक अलग टैक्स देने का नियम है। अगर आपका इनकम जो है वह 15 लाख से ऊपर है तो आपको अपना इनकम का टोटल पैसा आपको सरकार को सालाना 30% देना रहता है। इसी को जो है 30% टैक्स स्लैब कहा जाता है। तो अगर आप क्रेटा को खरीदने का हिम्मत रखते हैं, क्रेटा को खरीदने का कैपेसिटी रखते हैं, इसका मतलब आप सालाना जो है कम से कम नहीं भी तो नहीं 15 से 20 लाख रुपए पैसा कमा रहे होंगे, 30 लाख रुपए पैसा कमा रहे होंगे, तब इसका मतलब आपको उस समय भी टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब आपका टोटल इनकम का 30%। क्रेटा खरीदने के लिए आपको कम से कम कमाने होंगे 22,80,000 रुपया। 22,80,000 रुपया अगर आप कमा रहे हो तो 22,80,000 रुपया में 30% आपको टैक्स देना होगा। और जब आप सरकार को 30% टैक्स दे देंगे तो फाइनली आपके पास बचेगा 16 लाख रुपया, जिससे आप क्रेटा जैसे नॉर्मल गाड़ी खरीद सकते हैं। अब ये कार तो खरीद लोगे, लेकिन इसमें कैलकुलेट जरूर करके देखें कि आप इस क्रेटा को खरीदने के लिए सबसे पहले तो आप 6,80,000 रुपया इनकम टैक्स में दे दिए। उसके बाद कार खरीदने गए उस समय आपको जीएसटी, सेस और रोड टैक्स मिला करके 8,60,000 रुपया देना पड़ा। मतलब इस कार के फॉर्म में सरकार आपसे जितने की आप कार खरीदे हैं उतना तो आपसे सिर्फ टैक्स ले लिए। मतलब समझ रहे हैं ना, 14 लाख रुपया आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं और कार आपको कितने की पड़ी, 14 लाख रुपया से 16 लाख। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आपने अगर इस कार को ईएमआई में खरीदा, इसको लोन लिया इससे आप, तो लोन लेने में भी सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं तो उस समय भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। इसको जोड़ घटाव करके देख लीजिए कि आप कितना सरकार को टैक्स दे रहे हैं। क्या लग रहा है टैक्स का खत्म मामला? नहीं, टैक्स का मामला खत्म नहीं हुआ। गाड़ी खरीदिएगा, इंश्योरेंस तो करवाइएगा ना, उसमें टैक्स लगेगा। समझ रहे हैं, इंश्योरेंस कर लिए, टैक्स दे दिए, अब क्या रोड में चलिएगा, टोल टैक्स में जाइए, वहां पर बैठे हुए हैं बैरिकेटिंग लगा करके, भैया पैसा दीजिए, यहाँ पर भी टैक्स देना होगा। क्या लग रहा है खत्म हो गया? नहीं। डीजल पेट्रोल डालें, उसमें आपको यह सुन के आश्चर्य होगा कि आप अगर 100 रुपया का डीजल खरीदते हैं तो 60 रुपया आप टैक्स पूरी सरकार को दे रहे हैं। 40 रुपया उस जो हिस्सा बचता है वह पेट्रोल पंप के पास जाता है, बाकी 60 रुपया आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। मतलब यहां पर भी 60% आप टैक्स दे रहे हैं। मतलब समझिए कि आपका कुल पैसा कहां पर कैसे कैसे टैक्स में जाता है। अगर आप एक कार खरीदते हैं तो कैसे जाता है, ये पेट्रोल में टैक्स वाला बात हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग गाड़ी में हैं तो गाड़ी में ही बात करेंगे। यह सोच के थोड़ा सा दुख लगता है कि अगर सरकार ने थोड़ा सा कम टैक्स दिया हुआ रहता तो हम इंडियंस भी 14-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पैसा दे करके इतने चीप गाड़ियां नहीं खरीदते। आपको यह भी सुन के आश्चर्य होगा कि भारत में जितनी गाड़ियां खरीदी जाती है उसमें से मैक्सिमम गाड़ियां अनसेफ होती है, मालूम है। मतलब अगर इंटरनेशनली उसको जो है एनकैप जिसको बोलते हैं, है ना, एनकैप से गाड़ियां जो है क्रैश टेस्ट होती है। किसी गाड़ियां का 3 स्टार रेटिंग है, किसी गाड़ियां का 2 स्टार रेटिंग है, बस कुछ गाड़ियां का ही 5 स्टार रेटिंग आती है। नहीं तो मैक्सिमम गाड़ियां
प्राइस में जो है यह फेल ही रहती है। तो बताइए, अगर सरकार टैक्स कम देती तो फिर कंपनीज भी अच्छे से गाड़ियां बनाते हैं तो वो हमें भी थोड़ा कम प्राइस में मिलता और फाइनली हम सेफ कार में चढ़ पाते हैं। लेकिन खैर ये सब तो ऊपर वाले की बात है, हमें तो बस कार खरीदना है और टैक्स भरना है। इसके आगे भी टैक्स जानना है क्या? नहीं, अब थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया। इसके आगे टैक्स जानना है, किसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसमें केस स्टडी लाने का प्रयास जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूं, थैंक यू।